अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि मास मूवमेंट कौन कौन सा था। ठीक है, तो अब ये मास मूवमेंट में आता है कि सबसे बड़ा है कि संथाल रेबेलियन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट 1857 जितना एक बड़ा मास मूवमेंट तो नहीं था, लेकिन उसके बाद अगर नाम आता है तो वो एक संथाल रेबेलियन आता है। तभी हम 1857 के बारे में पढ़े डिटेल में। अब संथाल रेबेलियन के लिए पड़ता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका बीपीएससी में। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है कि ये ट्राइबल रेबेलियन है। ये ओरिजिनली स्टार्ट कहाँ हुआ था? दमने कोह में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसका रीजन था, इकोनॉमिक्स रीजन था। ये है कि दमने को जो है इससे रिलेटेड संथाल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना चाहिए। 4 लीडरशिप है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना चाहिए। 4 पद है, जिसका नाम है सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ठीक है, चांद भैरव तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि नॉर्मल नाम है, चांद भैरव है। सिद्धू कानू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और 1855 में ये कब हुआ था? 1855 ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ हुआ था? जो है भागलपुर का एरिया है, वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्मी जो है इसको सप्रेस किया था रेबेलियन को अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर बारो। ठीक है, ये हुआ था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये सब है कि इसके ये झारखंड पीसीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आता है कि दूसरा है कि ये पागलपंथ। पागलपंथ क्या है? एक तरह का ये सेमी रिलीजियस सेक्ट था। ये कहाँ पे हुआ था? स्टार्ट किया हुआ था ये करमशाह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पागलपंथ कौन स्टार्ट किए थे? करमशाह। ये इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट अगेंस्ट क्या था? एट्रोसिटी जो था जमींदार के बाय जमींदार ऑन द मोरजरा टेनेट्स। मतलब वही है, जमींदार को जो पावर दिया गया था इतना, वो कल्टीवेटर पे या जो टेनेट जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर जो एट्रोसिटीज चल रहा था, जमींदार उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहा था या उसका पैसा को यूज नहीं कर रहा था, जिसको 1/11 पार्ट मिलता था उसको लैंड के रिफॉर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बिहेवियर एब्यूज और भी तरह तरह का एब्यूज करता था। तो उस तरीके से ये मूवमेंट उसी के खिलाफ था। तो ये हो गया करमशाह था, और इसका फीचर ये सेमी रिलीजियस सेक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये किसके लिए? ये अगेंस्ट ये जमींदार के अगेंस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब आते हैं मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन क्या था? 1899 में स्टार्ट हुआ था, 1900 तक ये चला था। इसको उलगुलुम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बीपीएससी बहुत बार पूछी है। मेंस के लिए तो एकदम हाईली इंपॉर्टेंट है, बिहार झारखंड दोनों के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? ये 1899 1900, ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा ये प्रोमिनेंट फिगर थे। इनका दूसरा नाम क्या था? कि धरती आबा। ठीक है, धरती आबा। और ये क्या स्लोगन दिए थे कि कॉल टू वर्शिप, मतलब कि वर्शिप करने के लिए बोल रहे थे कि, और ये है सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा को मतलब वर्शिप करने के लिए ये बोल रहे थे कि हम लोग जो है सिंह बोंगा को वर्शिप करेंगे। एक ये सिंगल गॉड है, मल्टीपल गॉड को हमको वर्शिप नहीं करने से के जगह पे हमको सिंगल गॉड को वर्शिप करना है। उसका नाम बताते हैं सिंह बोंगा। ठीक है, बोंगा मतलब होता है मैनी गॉड। अब यहाँ पे सिंह बोंगा मतलब सिंगल गॉड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अब आते हैं वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट हुआ था, इसका अचीवमेंट क्या हुआ था? ये सीरियस चैलेंजेस किसको दिया था? ऑर्गेनाइज ब्रिटिश सोवरेनिटी को। ठीक है, वहाबी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश सोवरेनिटी को चैलेंज दे रहा था। ठीक, इसका प्रमोटर कौन था? ये इंपॉर्टेंट फिगर, ये बहुत बार पूछा है। प्रमोटर है सैयद अहमद बरेलवी, इंडिया में। ठीक है, ये वहाबी मूवमेंट जो है ना, मतलब कि विदेश में भी चलता था। अरब वाला ये रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था वहाबी मूवमेंट। तो ये सैयद अहमद बरेलवी, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसका नाम याद रखना। एरिया कहाँ कहाँ? काबुल हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, बंगाल, बिहार, सेंट्रल प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि ये एक्टिव था वहाबी मूवमेंट। तो 1813 में क्या हुआ? तो ये कैप्चर ऑफ पेशवर बाय बरेलवी। ठीक है, पेशावर को ये कैप्चर कर लिया था बरेलवी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश सोवरेनिटी को ये मिला था। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये सैयद अहमद बरेलवी हैं। और ये अगर पेशावर अगर याद रहे तो ठीक है, कैप्चर कर लिया था बरेलवी के द्वारा। और ये बैटल ऑफ बालाकोट हुआ था, तो यहाँ पे क्या था? बरेलवी का डेथ हो गया था, प्रोमिनेंट फिगर था। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बरेलवी द सेंटर ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे जो है ये अब सेंटर ऑफ मूवमेंट कहाँ गया था? पटना हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ बरेलवी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पेशवा ये हो गया, पेशवा और फिर पटना दोनों पी है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, और ये लीडरशिप क्या है? बरेलवी के डेथ, फिर ये आ गया, ये भी पूछा हुआ बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो ये मौलवी कासिम। ठीक है, और विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। ये अहमदुल्ला वहाँ पे भी आया था, फैजाबाद का, वहाँ पे उधर की जो लीडरशिप 1857 में गया था। तो ये अहमदुल्ला यहाँ पे भी नाम आता है। ठीक है, अब ये भी ये मौलवी कासिम। ठीक है,
कासिम आ गया, और विलायत अली, इनायत अली। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए कि अली अली तो दोनों है, एक अली ब्रदर आता है तो वो डिफरेंट जगह पे नाम आता है, उसको अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि कासिम, ठीक है, कासिम बाजार से हम कासिम याद रख रहे थे कि उधर एक कासिम होता है, फिर एक कासिम यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो क्यू है, अब यहाँ पे आता है क्यू है, अब यहाँ पे हम अगर अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्यू एस, यही सब इस उधर ही आता है ना, लेटर एक साथ आ रहा था। क्यू है तो हमको ये पता चला वी से भी एक नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट होगा, तो क्यू हो गया तो वी हो गया, तो वी से अगर विलायत अली नाम होगा तो फिर इनायत, तो वी और आई ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फिनेटिक है। तो कासिम, विलायत अली, इनायत अली, फिर अहमदुल्ला, ये चार का भी नाम याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाबी मूवमेंट, ये ईयर याद रखना पड़ेगा, 1830 में ये रहता है, मतलब कि ये क्रोनोलॉजी में रहता है कि ये जैसे वहाबी हो गया, संथाल दे रहे पागल, तो इसको क्रोनोलॉजी जो है इसको सजाने के लिए दे सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुका मूवमेंट क्या होता है? कुका मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1840 में, ठीक है, कुका मूवमेंट। तो यहाँ पे ये हुआ था, ये पंजाब के एरिया में हुआ था, ठीक है। ये कौन था? ये भगत जवाहर मल, ठीक है, और राम सिंह कुका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे, राम सिंह कुका, उसी के नाम से मतलब कि ये कुका मूवमेंट चल जाता है। ये एक है गया, ये 1840 में, ये ईयर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुका कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। प्यूरिफाइंग सिखिज्म बाय एंडिंग एविल्स एंड सुपरस्टिशन प्रिवेलिंग इन द रिलीजन, ठीक है, मतलब सिख के सुधार के लिए ये किया गया था कुका मूवमेंट। और एक कुकी मूवमेंट था जो कि वहाँ मणिपुर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कुका और कुकी से, कुका हो गया ये पंजाब और सिख को प्यूरिफाई करने के लिए किया था। जैसे कि ये मुंडा डिवीजन पहले जो है कि सिंह बोंगा, मतलब कि खुद के रिलीजन को प्यूरिफाई करने के लिए किया था, और ये कुका है कि सिख के प्यूरिफाई करने के लिए किया था। फिर बाद में वो अगेंस्ट हो जाता है ब्रिटिश के खिलाफ आगे चल के। सेम इसमें भी होता है, पहले ये खुद को रिफॉर्म करने के लिए आता है, फिर बाद में ब्रिटिशर के खिलाफ हो जाता है मुंडा रिबेलियन। अब आता है इंडिगो रिबेलियन, ये बीपीएससी इसमें मेंस में 68 के मेंस में इसके शॉर्ट आंसर में ये मेंस में पूछ चुके हैं इंडिगो रिबेलियन के बारे में, तो ठीक है। और ये मेंस में तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसका टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। 1859-60 ये ईयर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? कि नदिया बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर इंपॉर्टेंट है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इंपॉर्टेंट है, इसको कोई डाउट ही नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। इंडिगो रिबेलियन का है नदिया डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पे आज की इस्कॉन फेमस है, वहाँ पे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे नदिया डिस्ट्रिक्ट में ही। तो ये है एक, और फिर इसका ये लीडर है कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। विश्वास, ठीक है, दोनों ये आता है। अब ये यहाँ फिर यहाँ से नदिया से स्टार्ट हुआ था, फिर कहाँ से गया? पबना गया, खुलना गया, ढाका गया, मालदा गया, दिनाजपुर गया, ठीक है। अधिकतर ये जो है नॉर्थ बंगाल के साथ साथ साउथ बंगाल में भी चला गया, ठीक है। यहाँ सपोर्टेड, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसको सपोर्ट किसका बोला? हिंदू पैट्रियट के द्वारा इसको सपोर्ट मिला, ठीक है। और जो है इसका जो एडिटर था हिंदू पैट्रियट का जो, वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। प्रीलिम्स को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इलस्ट्रेशन इसमें क्या था कि किस तरह से एट्रोसिटीज किया जा रहा था इंडिगो प्लांटर के द्वारा, ठीक है। इसके लिए एक नील दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हर पीसीएस में कहीं ना कहीं ये पूछा ही गया होगा। तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। ये ईयर याद रखना पड़ेगा, इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1860 में, ठीक है। फिर उसके लिए कौन सा लीडर था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। फिर एरिया कहाँ से? नदिया से स्टार्ट हुआ, तो फिर अगर नदिया पता चल गया कि बंगाल में, तो पूरा बंगाल का एरिया भी का नाम लिख सकते हैं। फिर हिंदू पैट्रियट के द्वारा सपोर्ट किया गया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दोनों एच में आता है। और ये नील दर्पण है, ये दीनबंधु मित्र जो के द्वारा जो इसके बारे में जिक्र करता है, नील दर्पण में इंडिगो रिबेलियन के बारे में, ठीक है। और ये हो गया, और इंडिगो का हिंदी ही होता है नील। अब आते हैं नेक्स्ट, ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो पहला मदरसा इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश के 1780s में, ठीक है। ये क्या हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, वेरन हास्टिंग, ठीक है। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था वेरन हास्टिंग, 1773 में ये कार्यकाल में आया था। 1780 में ये इस्टेब्लिश किया था, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। ये फर्स्ट चीफ के मौलवी मोइजुद्दीन, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बीपीएससी के याद नहीं पहले, लेकिन हाँ ये ईयर याद रखेगा। पहला मदरसा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1780 में। एजुकेशन यहाँ पर्सिया, अरबिक और मुस्लिम लो, तो ये तो ऐसे ही है,
फिर जब वहाँ अगर ये सब तो पढ़ा ही जाएगा पर्शियन अरबिक, तो ये ऐसे ही याद रखना। और इसी के ही मतलब इसके साथ साथ क्या किया था, जो वैरन हास्टिंग से देखा ना, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ये इसलिए इसका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट को मुस्लिम का कोडिफाई करने के लिए अलग से ये इस्टेब्लिश ही किया था इसी के लिए। तो कलकत्ता में ये इस्टेब्लिश किया था, और हिंदू के लिए यहाँ पे संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया था बनारस में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एक यूपी में किया, एक बंगाल में किया, ठीक। उस समय बिहार भी बंगाल में ही आता था, तो मतलब समझ लीजिए कि दोनों आसपास है, एक इधर इस कोने में किया, एक इस कोने में किया, ठीक है। बनारस में संस्कृत कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 1791 में क्या हुआ था कि थ्रू द जोनाथन डंकन एफर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछा गया है। ये 1780 में ही स्टार्ट हो गया था इसका मुस्लिम का, ठीक है, लेकिन इन हिंदू का स्टार्ट होने के लिए 1791 में लगा, मतलब 11 साल लगा, ठीक है। और ये जोनाथन डंकन के मदद से के कारण हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछा भी गया जोनाथन डंकन, तो ये एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेगा, इसका लिटरेचर, लॉ ऑफ हिंदू है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स विकेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि चार्ल्स विकेंस का नाम आएगा, हाँ आ ही गया यहाँ पे। ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भगवद गीता, ये इसका ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इन इंग्लिश, तो ये पहला जो काम किया था चार्ल्स विकेंस, तो इसके लिए ये इसका नाम आता है। जब जब भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम आता है, चार्ल्स विकेंस का नाम आता ही आता है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, चार्ल्स विकेंस फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भगवद गीता, ये याद रखना ही रहेगा। तो ये प्रीफेस रिटन बाय द वारेन हास्टिंग, जो इसका जो भगवद गीता का जो इंग्लिश में लिखा है, जो उसका जो प्रीफेस वाला पार्ट होता है, वो खुद वारेन हास्टिंग लिखा था। तो ये पता चलता है कि वारेन हास्टिंग ये सारा चीज़ पढ़ा होगा, चाहे हिंदू का है या मुस्लिम का है, ये बहुत पढ़ा होगा इस सब के बारे में। अब आते हैं इसके बारे में, विलियम जोन्स के बारे में आते हैं। विलियम जोन्स क्या होता है, ये सर विलियम जोन्स ये इंग्लिश ट्रांसलेटर फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है, ये विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। अब ये जो है सर विलियम जोन्स वुड डिस्पैच और वुड मैनिफेस्टो में ये लाने में बहुत मदद किया था सर विलियम जोन्स, तो ये ये नाम उससे जुड़ा बड़ा था, ठीक है। अब ये 1854 में ये जो है ये चार्ल्स वुड के द्वारा ये वुड डिस्पैच लाया गया था, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट हमको इंपॉर्टेंट है। अब फिर इसको क्या कहता है, ये जो वुड डिस्पैच है इसको मैग्ना कार्टा कहता है, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रहना चाहिए। बहुत बार है कि व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, तो वो आता है ये वुड डिस्पैच, ठीक है। और विलियम जेम्स का नाम आता ही आता है, ठीक है। अब ये क्या बताया था कि जो यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन ईच, मतलब कि लंदन में जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश था उसी के आधार पे इंडिया में जो यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, कहाँ पे, पहले 3 जगह को चूज किया था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हंटर कमीशन, ये हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेंस में तो इससे तो हर बार या अल्टरनेट ईयर करोगे तो आता ही आता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स के हिसाब से ये याद रखना पड़ेगा। वो डिस्पैच कब आया था, कौन सा ईयर था, कौन सा उसका लीडर था, इसको मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हंटर कमीशन 1882 में आता है, ठीक है। ये हंटर कमीशन का नाम 2 जगह आता है, एक यहाँ पे आता है हंटर कमीशन का नाम, और जब जलियांवाला बाग होता है इवेंट उसके बाद जो है वो भी जो है ये हंटर कमीशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये 2 जगह से नाम कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन के परस्पेक्टिव से पूछा जाए तो यहाँ ये हंटर कमीशन की याद रखना 1882। तो इसके ये जो 1854 में जो पूर्व डिस्पैच लाया गया था, जो उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसका इवोल्यूशन करने के लिए करा था कि इसका क्या प्रोग्रेस हुआ। तो 1854 1882 लगभग आपका 30 साल का गैप क्या रिव्यू करने के लिए, ठीक है। स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ डेवलप। अब इसका ये क्या था कि हंटर कमीशन का फोकस था कि प्राइमरी एजुकेशन को हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये हो गया। अब आता है यहाँ पे सैडलर कमीशन 1917, ठीक है। ये सैडलर कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था, ये अपॉइंट किया गया था कि हमको कलकत्ता अपॉइंट टू स्टडी द प्रोस्पेक्ट ऑफ कलकत्ता एंड टू रिपोर्ट, ठीक है, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी को हमको जो है उसको ये उसके प्रोस्पेक्ट से हमको उसको जज करना है कि क्या है नहीं है, और उसको रिपोर्ट सबमिट करना है। सैडलर कमीशन इसलिए सेटअप किया गया था। और इसको क्या कहना था, हमको यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में रिफॉर्म लाने का ये बात कर रहा था, रिक्वायर रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बोला कि हमको अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हमको रिफॉर्म चाहिए तो हमको सेकेंडरी एजुकेशन में हमको रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। सैडलर कमीशन का जो है ईयर याद रहना चाहिए, ठीक है, 1917
ठीक है। अब यहाँ पे आता है, और हंटर कमीशन जो 1882 में आया है, ये प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोलता है कि हमको प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म करना है। और जो सैडलर कमीशन है, ये सेकेंडरी एजुकेशन को, इसको ऐसे याद करते हैं, सैडलर कमीशन 1917, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय होता है। S4 हो गया सेकेंड सैडलर कमीशन, S4 हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और S4 हो गया सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। S फॉर सैडलर कमीशन, S फॉर सेकेंडरी, S फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया आपका हंटर कमीशन, हंटर हो गया, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं हंटर कमीशन है। अब हम लोग को बचपन हम देखते थे ना कि छोटा छोटा बच्चा को जो है टीचर सब जो है हंटर से मारता था, एक तरीके से छड़ी से मारता था। उस कंटेक्स्ट में हम याद कर सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, हंटर जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। और ऐसे भी है कि सैडलर कमीशन जब बात करा सेकेंडरी एजुकेशन का, तो इसके पहले वाले कमीशन जो है, इसके जो पुराना क्रोनोलॉजी में पहले आता है, तो वो कमीशन ऑब्वियसली है बात करेगी इसकी प्राइमरी एजुकेशन का। अब आते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ फैक्ट है जिसको हमको याद रखना चाहिए। अब आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, ठीक है, ये पॉइंट का 1784 में हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश 15 अगस्त 1906, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उस जगह पे आ जाता है, ये उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एनसीएम का बाद आता है। ये एनसीएम का बोल रहे हैं, ये मूवमेंट उस समय होता है ना 1905 में के साथ में जो पार्टीशन कर देता है, उसके साथ बाद जो इवेंट होता है स्वदेशी मूवमेंट जब होता है ना, उस समय ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसके साथ ये इनका हेड किसको बनाया जाता है, इनका हेड श्री अरविंदो को साथ बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये 15 अगस्त 1906 को हुआ था। और पहला ओमेन यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था DK कर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉम्बे में होता है। और DK कर्वे, ठीक है, पहला ओमेन यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही चाहिए। स्टेब्लिश ऑफ फेमस हिंदू कॉलेज हुआ था कलकत्ता में, कहाँ, राजा राम मोहन राय, ठीक है। हिंदू कॉलेज कहाँ है, राजा राम मोहन राय। एक आता संस्कृत कॉलेज है, ठीक है, ये लोग अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं, संस्कृत कॉलेज और हिंदू कॉलेज है। संस्कृत कॉलेज हुआ था जो जोनाथन डंकन के द्वारा वो किया गया था, कहाँ पे, बनारस में, ठीक है, 1791 में। और ये राजा राम मोहन राय था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, क्योंकि राजा राम जो है बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उस कंटेक्स्ट से याद करते थे। ये अधिकतर कलकत्ता में ज़्यादा करेंगे, ठीक है, हिंदू कॉलेज, ठीक। अब आता है डेविड हियर एंड अलेक्जेंडर डफ जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड मतलब ये जो है राजा राम मोहन राय जो है ये इस दोनों का मदद लिए थे, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ का, ठीक है। ये आप इस कंटेक्स्ट से याद रखते हैं, डेविड हेयर का और अलेक्जेंडर डफ का, ठीक है। अब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हम लोग देखते हैं BHU, ये 1916 में स्टेब्लिश हुआ था, किनके द्वारा, ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, ठीक है, 1916 में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1916 में, ठीक है। अब जो वीडो होम जो है पूना में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा है, DK कर्वे के द्वारा 1896 में, ठीक है, वीडो होम के द्वारा। इनकी जो वाइफ थी ना, वो भी बहुत मतलब कि जो है सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा काम की थी, DK कर्वे, ठीक है, 1896 में, वीडो होम इन पूना। अब ये आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम, अब ये नेक्स्ट ये एक और इसको ये प्रेस वाले का कर लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में ये सब इंडियन ओपिनियन ये सब जो है प्रेस का ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कौन सा है कि ये बंगाल गैजेट, ठीक है, ये पहला ये इंडिया फर्स्ट पब्लिश न्यूज़पेपर, ये जेम्स ऑगस्टस हिकी जे और हिकी 1780, ये याद रखना पड़ेगा, किसके द्वारा है, बंगाल गैजेट, ठीक है। और जे हिकी और 1780, ये एक्चुअली जो जे हिकी था ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको उस हिसाब से मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो अब ये क्या किया ना कि ये रिबिलियन बन गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काम करने लगा। तो इस एक पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट लाया गया, और जो ये वीकली शायद था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये क्या करता था ना कि जो मतलब कि जिस तरह का चालबाजी वो करता था बैक में दिखाने का और करने का कुछ और, तो वो सारा चीज़ें इस न्यूज़पेपर में पब्लिश करता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिकी 1780, ये पहला न्यूज़पेपर, फर्स्ट पब्लिश न्यूज़पेपर। कौन करोड़पति में ये सवाल भी पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। लॉर्ड वेलेस्ली हो गया 1799 में, क्या आ गया, ये सेंसर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर ये लाया था लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये एक इंपॉर्टेंट है 1799 में, सेंसर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। 1799 में एक और इवेंट हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली इस समय क्या किया था, 1799 में क्या था कि जो टीपू सुल्तान है ना, उसको खत्म कर दिया था, टीपू सुल्तान, आपको अगर याद होगा। और इंटरनेशनल लेवल में क्या हुआ था, नेपोलियन बहुत एक इमर्जिंग फिगर यहाँ बन करके आ रहा था,
नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। 1799 में वो हो गया। अब यहाँ पे अगर सर्विलेंस एक्ट इसने पास किया था, ये इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, सर्विलेंस एक्ट ये नहीं पूछता। लॉर्ड हास्टिंग, ठीक है, 1818, ठीक है, ये क्या था, सर्विलेंस एक्ट जो पास किया गया था लॉर्ड लसी में 1799 में, उसके ठीक है 20 साल बाद इसको एबोलिश कर दिया जाता है सर्विलेंस एक्ट, ठीक है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी उतना पूछा नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दो इस वाले पॉइंट को। अब लॉर्ड लिट्टन, ये मतलब कि ये मुझसे भी मतलब कि इंटरव्यू में पूछा गया है 67 वाले में मुझसे ये इंटरव्यू में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ये पूछा गया था, कि इसका फीचर्स पूछा गया था। पहले आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया, तो फिर आर्टिकल 19 से रिलेट करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, इंटरव्यू के लिए भी है, ये पूछा जाता है। और इंटरव्यू में अधिकतर मतलब कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री का फैक्ट, पॉलिटी का फैक्ट नॉर्मली जो है पूछा ही जाता है। तो ये तो फैक्ट तो आपको याद ही रहना चाहिए, और कुछ कुछ ये एकदम इसमें कहीं डाउट नहीं है। और मेंस में तो हालांकि पूरा प्रेस के बारे में कितना बार क्वेश्चन पूछता है, तो पूरा प्रेस के बारे में फीचर्स कहना पढ़ना ही पड़ता है। तो अभी हम प्रीलिम्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो लॉर्ड लिट्टन हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये मतलब कि पब्लिश किया गया था, मतलब पास किया गया था। अब लॉर्ड रिपन कहते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एबोलिश किया था 1882, ठीक है। अब इसमें क्या, अब ये क्या है, अब इसमें एक और आता सवाल कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो कौन ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि रातों रात जो है वो अपने आप को जो है लोकल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए थे, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए इसको क्या है नहीं। अब आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कि ये फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द पनिशमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द जर्नलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि पहला ये इंडियन थे, ठीक है। और ये हालांकि ईयर नहीं लिखा हुआ, सब कुछ इसमें लिखना था कि पहले कब 1880s में हुआ थे ये, इनको जो है मिला था, पनिश किया गया था। तो फ्री हिंदुस्तान है, तारकनाथ दास का न्यूज़पेपर है फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक चीज, राजा राम मोहन का हर एक चीज इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। राजा संवाद कमोदी ये लिखे थे, प्रज्ञा का चांद बांग्ला में लिखे थे ये, ठीक है। मिरातुल अकबर पर्शियन में लिखे थे, ठीक, समझ रहे कितना ये मतलब कि मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी थे ये, मतलब कि इसको हिंदी, संस्कृत, बंगाली, पर्शियन, गुजराती सब आता था इनको। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। संवाद कमोदी कौन लिखे थे, यही लिखे थे। प्रज्ञा का चांद बंगाली में यही लिखे थे। मिरातुल अकबर यही लिखे थे। इंडियन मिरर जो है न्यूज़पेपर, ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन मिरर ये न्यूज़पेपर। और जो गदर है ये क्या है, ये माउथपीस था जो गदर पार्टी के द्वारा, ये गदर पार्टी कहाँ था, जो यूएस में था 1913 के समय का ये बात है। अच्छा, ये वीकली न्यूज़पेपर था, ये पब्लिकेशन फर्स्ट नवंबर 1930 था फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को इन उर्दू लैंग्वेज, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये क्या 1970 ऑल्सो पब्लिश द गुरुमुखी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पब्लिश इशू पब्लिकेशन इज वन ऑफ वन इशू इन पख्तूनी लैंग्वेज ऑल्सो इन मराठी इंग्लिश, ये सब उतने बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस खाली ये है कि गदर जो है, ये जो है गदर पार्टी से ज़्यादा सवाल पूछा कि गदर पार्टी कहाँ पे है, और 1913 में ये वहाँ पे इसके लिए हुआ किया गया था, ठीक है, यूएस में, ठीक हो गया। इंडियन मिरर कौन है, जैसे मिरर में क्या होता है, मिरर में जैसे डबल आर आता है, ट्रिपल आर आता है, 2 आर एक साथ आता है, या मिरर में हम क्या देखते हैं 2 इमेज देखते हैं, तो मतलब इंडियन मिरर से 2 पर्सनालिटी रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ये दोनों बंगाली है, एक टैगोर है, घोष है, ठीक है, DN ऐसे करते हैं, देवेंद्र डी और M से मनमोहन सिंह, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये शिशिर कुमार घोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका कौन है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इसको अमृत, ये भैया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें क्या क्या देखा।